वंडरवाल्स फोर्सेज। आज का टॉपिक है वंडरवाल बल। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट वीक इंटरैक्शंस दुर्बल अंतरक्रियाएं इसके अंतर्गत आता है। जो कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे वो इंट्रोडक्शन परिचय और दूसरा है कि वंडरवाल फोर्सेज, जनरेशन ऑफ वंडरवाल फोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब वंडरवाल बलों की उत्पत्ति एवं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है और किस किस तरह से ये जो है ऑब्जर्व होता है। आई एम डॉक्टर मदन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर राजस्थान। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वंडरवाल फोर्सेज, वंडरवाल बलों का परिचय कैसे जो है। तो हम देखते हैं कि गैसों में अंतराण्विक आकर्षण तथा आणविक आयतन नगण्य मानकर जो गैस समीकरण PV=NRT मिलती है, उससे उच्च ताप व निम्न दाब पर तो ठीक परिमाण मिलते हैं। गैसों में अंतराण्विक नगण्य मानकर अंतराण्विक आकर्षण तथा आणविक आयतन नगण्य मानकर जो समीकरण PV=NRT मिलती है, उससे उच्च ताप व निम्न दाब पर तो ठीक परिमाण मिलते हैं, लेकिन कम ताप पर व उच्च दाब पर जो अणुओं का परस्पर निकट लाने वाले कारक हैं, गैसें आदर्श आचरण से विचलन होने लगती है। उच्च ताप व निम्न दाब पर तो ठीक परिमाण मिलते हैं, लेकिन कम ताप व उच्च दाब पर जो अणुओं के परस्पर निकट आने वाले कारक हैं गैसें आदर्श आचरण से विचलित होने लगती है। गैसों द्वारा उपयुक्त आदर्श समीकरण का पालन न करने का कारण बताते हुए वंडरवाल्स ने 1873 में सुझाव दिया कि गैसों में अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो अणुओं के दूर दूर रहने पर उच्च ताप व निम्न दाब की स्थिति में नगण्य होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति आचरण करती है, लेकिन अंतराण्विक दूरी कम हो जाने के पर निम्न ताप व उच्च दाब की स्थिति में उनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बलों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिससे वास्तविक गैसों का दाब किसी आदर्श गैस के दाब P से A/V² अधिक हो जाता है। इसी प्रकार गैसों के वास्तविक आयतन में संशोधन कर वंडरवाल्स ने निम्न समीकरण प्रस्तुत किया: P+A/V²V-B=NRT, जहाँ की A व B स्थिरांक है। ये अंतराण्विक आकर्षण बल सामान्य प्रकार के रासायनिक बंध नहीं है, क्योंकि सहसंयोजक तथा आयनिक बंध इतने प्रबल होते हैं कि उनके उपस्थित होने पर अणु या परमाणु परस्पर इतने निकट आ जाते हैं कि वे हीरा, सिलिका तथा सोडियम क्लोराइड की भांति बृहत आणविक मैक्रोमोलेकुलर सामान्य प्रकार के रासायनिक बंध नहीं है, क्योंकि ये अंतराण्विक आकर्षण बल सामान्य प्रकार के रासायनिक बंध नहीं है, क्योंकि सहसंयोजक तथा आयनिक बल इतने प्रबल होते हैं कि इनके उपस्थित होने पर अणु या परमाणु परस्पर इतने निकट आ जाते हैं कि वे हीरा, सिलिका तथा सोडियम क्लोराइड की भांति बृहत आणविक मैक्रोमोलेकुलर संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिससे पदार्थों के गलनांक तथा क्वथनांक अति उच्च पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ताप का अंतराण्विक परिवर्तन का अंतराण्विक दूरी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अबंधित आयनों तथा परमाणुओं के मध्य पारस्परिक क्रिया द्वारा उत्पन्न दुर्बल आबंध बलों को वंडरवाल्स बल तथा इनके नाभिकों के बीच की दूरी को वंडरवाल्स दूरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम फिगर में देख सकते हैं, दो क्लोरीन अणु A1B1 तथा A2B2 दिखाए गए हैं, जिनमें परमाणु A1 व B1 तथा A2 व B2 आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है। जब ये अणु पास पास आते हैं तो इनके अबंधित परमाणु B1 तथा A2 के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य करने लगते हैं। इन पृथक पृथक अणुओं के B1 तथा A2 परमाणुओं के मध्य के आकर्षण बल को वंडरवाल्स बल कहा जाता है। सहसंयोजक बंधों में भाग लेने वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व मुख्यतः दोनों परमाणुओं के बीच में केंद्रित रहता है, जिससे कि अणु के शेष भाग में इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना कम हो जाता है कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इतना घनत्व कम हो जाता है कि बंध के पीछे की ओर से परमाणु की सीमा तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
इसके फलस्वरूप एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को एक दुर्बल बल से ही आकर्षित कर पाता है। इसके कारण वन डेर वाल्स बलों की सामर्थ्य सामान्य संयोजन बलों की सामर्थ्य से काफ़ी कम तथा उत्पन्न दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरणार्थ Cl2 की बंद वियोजन ऊर्जा 243 किलो जूल प्रति मोल की तुलना में इसकी उत्पादन ऊर्जा जो कि वन डेर वाल्स बल के कारण है, ये जो है सो 25 किलो जूल पर मोल है तथा सहसंयोजन बंद दूरी 1.99 एंगस्ट्रॉम की तुलना में अंतराणु वन डेर वाल्स दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉम है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्न चित्र से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के उत्पादन होने पर उसके अणुओं में सहसंयोजक बंध तो बने रहते हैं, जबकि वन डेर वाल्स बल समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि अणुओं के विघटन में सहसंयोजक बंध भी टूट जाते हैं। जैसे ये क्लोरीन की वन डेर वाल्स व सहसंयोजक त्रिज्याएं इस चित्र में दिखाई गई है तथा उस पर वियोजन तथा उत्पादन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे A1B1 है, Cl2 एक है, दूसरा है A2B2Cl2 है। इन दोनों के बीच का जो कोवेलेंट रेडियस है 1.99 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन और एक का जो है सो B1 और A1 के बीच की जो है सो कोवेलेंट रेडियाई जो है 1.8 एंगस्ट्रॉम है, और ये B1 और A2 के बीच की जो दूरी है वो 3.6 एंगस्ट्रॉम है, जो कि वन डेर वाल रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है। अब जो है सो जब डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं तो A1 प्लस B1 में ये टूट जाता है, दूसरा भी A2 प्लस B2 में टूट जाता है। सब्लिमेशन एनर्जी में क्या होता है कि Cl2 मॉलिक्यूल तो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो वन डेर वाल बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो ये तो इसी तरह का रहता है और ये जो है सो इसी तरह का रहता है, दोनों के बीच टूट जाता है, तो सब लाइन कर जाता है। तो ये जो फिगर है उसमें क्लोरीन की वन डेर वाल्स तथा सहसंयोजक त्रिज्याएं दिखाई गई है तथा उस पर वियोजन ऊर्जा तथा उत्पादन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। वियोजन ऊर्जा में सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और सब्लिमेशन एनर्जी में अणुओं की बॉन्ड तो नहीं टूटते हैं, लेकिन दोनों के बीच जो वन डेर वाल्स बॉन्ड है वो टूट जाता है। पदार्थों में वन डेर वाल बलों को उपस्थित मानकर पदार्थों के कुछ भौतिक गुणों को समझाया तो जा सकता है, लेकिन इन गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यह तो समझाया जा सकता है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के कारण पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस का रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस मान्यता से यह नहीं समझाया जा सकता कि विभिन्न सम इलेक्ट्रॉन वाले अणु जैसे N2CO तथा सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले पदार्थों, उदाहरण के लिए हैलोजनों क्वथनांक व गलनांक अलग अलग क्यों है। विभिन्न पदार्थों के मात्रात्मक पहलुओं की व्याख्या तभी की जा सकती है जब यह समझा जा सके कि इन बंधों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है तथा वे कौन से कारक है जो बंध सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो वन डेर वाल बलों की उत्पत्ति तथा वर्गीकरण पे हम जानकारी लेंगे, कैसे क्या होता है। जनरेशन ऑफ वन डेर वाल फोर्सेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में इन आकर्षी बलों की उत्पत्ति पर वन डेर वाल स्वयं कोई प्रकाश नहीं डाल पाए थे, क्योंकि उस समय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। हम जानते हैं किसी अणु या परमाणु में आकर्षण बल तभी उत्पन्न होगा जब उनमें विपरीत ऋण तथा धन आवेशित केंद्र उपस्थित हो, अर्थात ये अणु अथवा परमाणु द्विध्रुवों के रूप में उपलब्ध हो सके। कुछ पदार्थों जैसे NF3OF2 व CO के अणु तो अस्थायी द्विध्रुव होते हैं, जिसमें धन व ऋण आवेशों के अलग अलग केंद्र हमेशा पाए जाते हैं। कीजम ने बताया कि इस प्रकार के पदार्थों में दो ध्रुवीय अणु के विपरीत आवेशित केंद्रों के मध्य का आकर्षण ही वन डेर वाल्स बल है। वन डेर वाल्स बल है। अध्रुवीय अणु जैसे N2O2 Ar व Kr भी द्विध्रुव की भांति आचरण कर सकते हैं। ध्रुवीय व अन्य ध्रुवीय अणु से आकर्षण को समझाने के लिए अध्रुवीय अणुओं में प्रेरण अथवा अन्य किसी आंतरिक परिवर्तन से आवेश केंद्रों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इस प्रकार से बने अस्थायी ध्रुवों को प्रेरित ध्रुव कहता है। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाने वाले इन वन डेर वाल्स बलों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दिशामान या द्विध्रुव आकर्षण, ओरिएंटेशनल और डाइपोल अट्रैक्शंस। इस प्रकार का अध्ययन सबसे पहले कीजम ने 1912 में किया था। ये बल ऐसे अणुओं में पाए जाते हैं जिनमें अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
उदाहरण के लिए NF3OF2 COH2O में धन तथा ऋण आवेशों में के अलग अलग तथा स्थायी केंद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के दो अणु जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं जिनसे इनके मध्य आकर्षण अधिकतम हो सके, अतः इसे दिशामान प्रभाव भी कहा जाता है। आकर्षण बल अधिकतम तभी हो सके जब द्विध्रुव के विपरीत आवेशित केंद्र एक दूसरे के निकटतम हो, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। जैसे पहले इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज है, लेकिन जब वंडर वॉल फोर्स की उत्पत्ति होती है तो ये जो है सो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि मैक्सिमम जो है सो आकर्षण ये जनरेट कर सके। तो द्विध्रुव वंडर वॉल फोर्स से जो है सो इस तरह से दिखाया गया। यदि r दूरी पर स्थित इन द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण μ1 तथा μ2 हो तो इनके मध्य उत्पन्न आकर्षण ऊर्जा EK, जिसे कीजम या दिशामान ऊर्जा कहते हैं, EK बराबर 2μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर बाई 3r6 KT कप्पा T इज इक्वल टू माइनस 2μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r6 कप्पा T इज इक्वल टू माइनस 2μ4 बाई 3r6 कप्पा T यदि μ1 इज इक्वल टू μ2 हो तो, जहाँ K बोल्ट्जमैन स्थिरांक है तथा T तापक्रम है। ये बल मुख्यतः ठोस अवस्था में तथा कुछ हद तक द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में तापीय ऊर्जा कक्षीय ताप पर भी के कारण दूर दूर हो जाते हैं, इसी कारण गैसीय अवस्था में कीजम बल नगण्य होता है। इसी तरह से प्रेरण या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इंडक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये बल जो है सो डेबाई के द्वारा 1920 में दिया। चूँकि एक द्विध्रुव में धन तथा ऋण आवेशों के केंद्र स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, इस प्रकार का अणु जब किसी अध्रुवीय अणु के निकट आता है तो वह प्रेरण के कारण अध्रुवीय अणु में भी धन तथा ऋण आवेश के अलग अलग स्थान उत्पन्न कर देता है, जिससे यह भी एक द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगता है। अब ये दोनों द्विध्रुव निम्न चित्र के अनुसार एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। ये जो है सो हमारा अध्रुवीय है और ये पोलर है, अब ध्रुवीय है। इन दोनों के बीच जब अट्रैक्शन होगा तो यह भी ध्रुवित हो जाता है। माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर जनरेट हो जाता है। इसके बीच में जो आकर्षण बल है ये वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसका जो परिमाण ED इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा म्यू स्क्वायर बाई R6, जहाँ की अल्फा इस प्रकार के आय ऊर्जा परिवर्तन डेबाई या प्रेरण ED कहा जाता है। यदि अल्फा प्रेरित द्विध्रुव में ध्रुवणीयता का मान हो तो ED इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा म्यू स्क्वायर बाई R6 से दिखाया जा सकता है। चित्र में द्विध्रुव ध्रुवीय प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल है। प्रेरित द्विध्रुव, इसमें प्रेरण द्विध्रुव हो जाता है और ये द्विध्रुव तो ही है। इसके कारण अध्रुवीय अणु में प्रेरण द्वारा किसी भी स्थान पर धन तथा ऋण आवेशों के केंद्र हो सकता है। ये बल दिशाहीन है और अंतर अति दुर्बल प्रकृति के होते हैं तथा इनका योगदान सामान्यतः द्विध्रुवीय विलयों के अध्रुवीय विलायकों में विलयनों जैसे वायु की जल में विलयता तक सीमित रहता है। प्रकीर्णन या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, डिस्पर्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, उपयुक्त दोनों प्रकार के आकर्षण स्पष्टतः उन्हीं तंत्रों में पाए जाएंगे जिनमें एक अणु आवश्यक रूप से अस्थायी द्विध्रुव है। अध्रुवीय पदार्थ जैसे कि अक्रिय गैसें F2 Cl2 O2 S2 CO2 जो कि द्रव तथा ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अवश्य ही पाए जाने चाहिए, लेकिन इन पदार्थों के लिए म्यू इक्वल टू 0 होने के कारण उपयुक्त दोनों प्रकार के बलों का योगदान शून्य होगा। इन पदार्थों में बलों की उत्पत्ति समझाते हुए 1930 में फ्रिट्ज लंडन ने बताया कि अणु में केंद्रक तथा इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा विस्थापन विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न कर सकता है। यह माना जाता है कि इस प्रकार के विस्थापन अणुओं अथवा पर निरंतर होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन परमाणु का एकमात्र इलेक्ट्रॉन आवश्यक नहीं कि पूरे परमाणु पर सदैव सम्मिलित रूप से ही विभाजित रहे। जिस क्षण आवेश असंतुलित हो तो उस क्षण वह परमाणु एक प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है। ये प्रेरित ध्रुव अस्थायी एवं अव्यवस्थित होते हैं तथा इतने थोड़े समय के लिए
उत्पन्न होते हैं कि इन्हें कुछ समय के लिए भी अनुभव करना संभव नहीं होता, परंतु जिस क्षण यह अस्थायी द्विध्रुव उत्पन्न होता है उसी क्षण यदि यह किसी अन्य अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु के संपर्क में आता है तो उसमें भी प्रेरित द्विध्रुव की उत्पत्ति कर देता है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ये आकर्षण ही अध्रुवीय अणुओं में वैन डेर वाल्स बलों के लिए उत्तरदायी है। पहले जो है सो दोनों अध्रुवीय ये दोनों एक क्षण जो है सो निगेटिव चार्ज यहाँ, कंसंट्रेट पॉजिटिव चार्ज इधर, तो दूसरे का ये भी अध्रुवीय है, इसमें भी जो है सो चार्ज सेपरेशन हो जाता है और इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में जो है सो ये वैन डेर वाल्स फोर्स की उत्पत्ति के लिए प्रेरित करता है। इस प्रभाव को प्रकीर्णन प्रभाव तथा इससे संबंधित ऊर्जा को लंदन या प्रकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। यदि डिस्पर्सन या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो है सो के कारण जो है सो ये वैन डेर वाल्स फोर्स की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रभाव को प्रकीर्णन प्रभाव तथा इससे संबंधित ऊर्जा EL को लंदन या प्रकीर्णन ऊर्जा कहा जाता है। यदि आयनन ऊर्जा तथा α1 व α2 प्रेरक ध्रुवता हो तो प्रकीर्णन या लंदन ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जा सकती है। EL = -3I α1 α2 डिवाइडेड बाई 4R6। लंदन बल प्रेरणों की भांति दिशाहीन होते हैं तथा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सभी पदार्थों में उपस्थित रहता है। अणु तथा परमाणु परस्पर निकट आने पर एक दूसरे के नाभिकों के मध्य तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करने लगते हैं। इससे उत्पन्न ऊर्जा ER का मान निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है। ER = B/RN, जहाँ B एक स्थिरांक है तथा N एक चर राशि है जिसका मान 5 से 12 हो सकता है। वैन डेर वाल्स बलों की सकल ऊर्जा नेट एनर्जी सभी आकर्षी तथा प्रतिकर्षी बलों से उत्पन्न ऊर्जाओं का योग होगी। तीन दो अणुओं के मध्य एक साथ ही उपयुक्त तीनों प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण पाए जा सकते हैं। अतः वैन डेर वाल्स बलों से उत्पन्न ऊर्जा का कुल मान E उपयुक्त सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। E = EK + EK ED + EL + ER। स्पष्ट है कि वैन डेर वाल्स बलों की सामर्थ्य ध्रुवीय पदार्थों के लिए अधिकतम तथा अध्रुवीय पदार्थों के लिए न्यूनतम होगी। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है। इस सारणी में कुछ अणुओं के लिए वैन डेर वाल्स बल ऊर्जा kJ पर मोल में दी गई है। जैसे अणु आर्गन है, ये क्या है कि एकदम अध्रुवीय है, तो EK यहाँ पे 0, ED 0, EL लंदन फोर्स 8.4 होती है, तो ये टोटल जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो 8.4 होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड EK 0.0, ED 0.00, EL 8.6 टोटल है। हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें EK होगा 3.2, ED 1.1, EL 16 and 21.1। हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया 13.2, N 1.5, 15.0 टोटल 29.7। जल EK 37.1, ED 1.9, EL 8.7, 47.7। तो इस तरह जो है सो कुछ अणुओं के लिए वैन डेर वाल्स बल ऊर्जा जो है सो निकाली गई है। इसमें हम देखते हैं कि पोलर के लिए ज़्यादा है वैल्यू इसका और नॉन पोलर के लिए कम है और ध्रुवीय के लिए कम होता है। और आज जो है सो हम कुछ वैन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में जाने। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वैन डेर वाल्स बल्स को प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। थैंक यू।